मुजफ्फरनगर में कोई प्रत्याशी आजादी के बाद से जब से चुनाव हुए लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता। जैसे मायावती की रैली हुई, उस रैली में जो मुस्लिमों की भागीदारी है वो बहुत कम रही। ये समीकरण रहा है, पहले इसी समीकरण से कादिर राणा भी बसपा से सांसद बने थे, लेकिन इस बार वो समीकरण अभी नहीं नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में कोई प्रत्याशी आजादी के बाद से जब से चुनाव हुए लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता। तो इस बार जो मुकाबला है वो वाकई वर्सेस हरिंद्र मलिक और संजीव बालियान है। रही बात ठाकुरों की, तो ऐसा नहीं कि 24 ठाकुर इधर के जो ठाकुर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो 8 सीटें हैं उसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें लगी हुई है। आज हम समझेंगे कि आखिर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर हॉट सीट है, जिस पर दिल्ली तक राजनेताओं की नजरें लगी हुई है, और इस सीट पर इस बार होने क्या जा रहा है। 19 अप्रैल जहां पहला चरण, और इस पहले चरण में यहां पर वोट डाले जाएंगे और इस सीट पर हरिंदर मलिक वर्सेस संजीव बालियान, और उधर यहां बीएसपी की ओर से दारा सिंह प्रजापति मैदान में है। इस बार क्या जनता यहां करने जा रही है, तमाम मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। दरअसल जनता की आवाज आप रोज सुनते हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट डालती है, लेकिन जनता की जो नब्ज टटोलते हैं वो मीडिया के लोग टटोलते हैं। और मीडिया के लोगों ने इस बार की यहां पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सीट पर क्या समझा और क्या विश्लेषण। 19 अप्रैल को वोट डलेंगे, 4 जून को यहां पर जो है वो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको एक छोटा सा विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले परिचय में करा देता हूं वरिष्ठ पत्रकारों का, और वरिष्ठ पत्रकारों से ही उनका परिचय समझेंगे। मैं आपसे समझता हूं, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज बालियान है और पिछले 22 साल से मैं पत्रकारिता में मुजफ्फरनगर काफ़ी जनपदों में मैंने पत्रकारिता कर ली है। अच्छा, आप 22 सालों से, यानी कि आप अच्छे से अभी इस राजनीति रण को बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे, और 22 साल मतलब आपके सामने चौथा या 5वां टर्न अब सांसद का। चलिए बालियान साहब, आपसे समझ लेता हूँ। वैसे तो मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप अपना परिचय खुद। राकेश शर्मा नाम है। राकेश जी, आप मेरे हिसाब से 20 सालों से ज्यादा आपको भी हो गया अभी। 30 ईयर्स हो गया है। चलिए, राकेश जी है। और सर अरविंद भारद्वाज, मैं यहाँ पे जितने भी रीजनल अखबार हैं सब में ही एक तरह से काम कर चुका हूँ, और काफी लगभग 2-3 दशकों से यहाँ पे मुजफ्फरनगर में पत्रकारिता कर रहा हूँ। मतलब 20-30 सालों से आप पत्रकारिता में हैं। और आपका परिचय? पवन अग्रवाल, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ और मुझे 2014 के बाद से काम कर रहा हूँ। और आप भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग तमाम हमारे साथ हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले यहाँ का इस बार का इस सीट पर विश्लेषण क्या कहता है, और यहाँ जो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा कौन से प्रभावशाली है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ शर्मा जी, आपको इस चुनाव में आप घूमे, आपने गांव-गांव देखा होगा, बहुत सारा ठाकुरों का विरोध भी हुआ, इधर जयंत चौधरी पार्टी में आ गए। इस बीच में आपने यहाँ क्या देखा और क्या समझ में आया आपको कि अभी इस चुनाव की स्थिति आपको क्या दिखाई दे रही है? देखिए, ये चुनाव अलग तरह का, 2014 का चुनाव अलग था, 2019 का चुनाव अलग था, और ये 2024 का चुनाव जो है वो अलग है, और इसके समीकरण भी अलग ही हैं। और जो क्योंकि पहले त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था भाजपा, सपा और बसपा के बीच, लेकिन अब चुनाव क्योंकि 2 दिन मतदान में रह गए और चुनाव लगातार सिमट रहा है, और इस समय जो है सीधा मुकाबला भाजपा और सपा में दिख रहा है। और हार जीत, क्योंकि इस बार हर जाति में मतों का विभाजन है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें मतों का विभाजन नहीं है। लेकिन जो बसपा के तीसरे कैंडिडेट हैं वो कितने वोट पाते हैं, ये दोनों की हार जीत पर निर्भर करेगा कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं, और कितने, क्योंकि जितने वोट उनकी जो सेंधमारी है वो अति पिछड़ों में है, तो उनकी सेंधमारी कितनी वो सेंधमारी अति पिछड़ों में करते हैं, उसका सीधा नुकसान भाजपा को होने वाला है। तो यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ मुकाबला सिर्फ 2 दलों के बीच है, भाजपा और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुद्दे आपको लगता है, क्योंकि मायावती जब आई यहाँ पर उन्होंने कहा कि पिछले 2022 में भी हमने सुना था कि मायावती ने कहा दलितों के साथ अगर माइनॉरिटी का वोट जुड़ जाता है। बड़ी अच्छी रैली भी मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। उसका प्रभाव आपको क्या लग रहा है कि यहाँ सिर्फ दलित के साथ में माइनॉरिटी का वोट है, वो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत आता हुआ, या कैसे आप देखते हैं? नहीं, अभी जैसे मायावती की रैली हुई, उस रैली में जो मुस्लिमों की भागीदारी है वो बहुत कम रही। ये समीकरण रहा है, पहले इसी समीकरण से कादिर राणा भी बसपा से सांसद बने थे, लेकिन इस बार वो समीकरण अभी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अभी 2 दिन बाकी है, चुनाव में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
1 घंटे बाद क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी तक जो मायावती की रैली हुई है उसमें जो मुस्लिमों की भागीदारी है वो कम रही है। चर्चाओं में जरूर है कि भाई मुस्लिम भाजपा को हराने के लिए बसपा के साथ जुड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी ये परिदृश्य में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि परिस्थिति अभी जो है अभी समय लग रहा है, थोड़ा थोड़ा वोटर खुल के कुछ कम आ रहा है। आपसे मैं बालियान साहब समझ लेता हूँ, आपके लिहाज से क्या आप लोगों को विश्लेषण दिखाई दे रहा है कि यहाँ इस सीट पर होने क्या जा रहा है? देखिए, जो 2014 और 2019 की जो तस्वीरें थी वो इस बार चेंज हैं। 2024 मेरे भाई ने भी बताया है। तो इस बार जो मुकाबला है वो वाकई वर्सेस हरिंद्र मलिक और संजीव बालियान है। रही बात ठाकुरों की, तो ऐसा नहीं कि 24 से ठाकुर, इधर के जो ठाकुर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। मानते हैं कि सभी सब नाराज हैं। उधर की जो स्थिति सर्दना जो विधानसभा है वही यहाँ की लोकसभा को ये निर्धारित करती है कि लोकसभा कैसे जीती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठाकुर पूरे ही नाराज हैं, ठीक है ना। जाट यहाँ जो है वो दोनों तरफ वोट करेंगे। मुस्लिम किधर जाएगा, मुस्लिमों को अभी तक कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि खाली समाजवादी को ही वोट करेगा, भाजपा को भी वोट करेगा, वो बसपा को भी वोट करेगा। तो कुल अगर बात करें जीत की दावेदारी, तो जीत जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक से नहीं होगी, बहुत ही कम अंतर से जीत होगी। और जो भी जीतेगा बहुत ही कम अंतर से यहाँ जीतेगा। और जहाँ तक उम्मीद है, कांटे की जो टक्कर है वो फिलहाल हरिंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच ही है। यानी चुनाव बड़ा फंसा हुआ है अभी मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा जो है, इसके नाम से बड़ा, आप सर्च करेंगे गूगल पर मुजफ्फरनगर तो 2013 का दंगा याद आ जाता है। लेकिन आज के जो परिस्थिति है वो बड़ी बदली है, क्योंकि 10 सालों में यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा काम हुआ है। और इस दौरान यहाँ अभी अगर देखें, क्योंकि 2 बार यहाँ संजीव बालियान को मौका मिला, हरिंदर मलिक लगातार वो कह रहे हैं कि अगर वो इस बार चुनकर आते हैं तो वो जनता के बीच जाएंगे और जो परिस्थितियां हैं वो अच्छी होगी। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के दौरान सरकार में जब दंगा हुआ वो चीज भी यहाँ पर सत्ता के लोग गिना रहे हैं। लेकिन उनका असर, ठाकुरों का विरोध, उधर राजपूत जो है वो पंचायत कर रहे हैं लगातार, पंचायतों के बीच में उधर यहाँ ठाकुरों को मनाने के लिए नेताओं का आना जाना है। लेकिन चलिए वो सब तमाम मुद्दे हैं और उन पर आगे बातचीत करेंगे। मैं आपसे समझ लेता हूं यहाँ का समीकरण जातीय आपके हिसाब से क्या है। पहले समीकरण आप दर्शकों को बताइए, उसके बाद। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जो है ये वैसे 18 लाख वोटर लगभग हैं। इसमें लगभग 1/3, 1/3 मुस्लिम वोटर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अब बाकी 66% जो वोट है उसमें वोट मिलते रहे बहुतायत में, इसलिए पिछले 2 चुनाव जीतते भी रहे वो। और इसमें करीब 11-12% जाट बिरादरी है, 8-9% के करीब राजपूत हैं, इसके अलावा 30% के करीब ओबीसी है और बाकी ब्राह्मण, बनिया और वैसे अदर्स कास्ट हैं जो सवर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह का समीकरण है। और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जो है यहाँ पे 1999 कांग्रेस भी जीती, जिस समय कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे थी, उस समय भी जीत गई लोकदल गठबंधन से। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी 2004 में जीती। उसके बाद 2009 में दलित मुस्लिम समीकरण बसपा का बना तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी जीती। फिर 2013 का दंगा हो गया तो फिर 14 और 19 लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही और दोनों बार संजीव बालियान ही यहाँ से एमपी बने। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पे विश्वास जताया है। अब रही बात वर्तमान परिस्थिति की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में चुनाव लड़ा था तो उस समय चौधरी अजीत सिंह जैसे कद्दावर नेता विपक्ष में थे और उन्हें सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, अन्य सभी दलों का समर्थन था। उसके बावजूद भी संजीव बालियान 6200 कुछ वोट से जीत गए थे यहाँ चुनाव। आज की स्थिति ऐसी है कि उस समय अजीत सिंह के वोट बैंक में बसपा का वोट बैंक भी था, जो अजीत सिंह को वोट मिले थे। अब वर्तमान में जो संजीव बालियान को वोट मिले थे उसमें जो भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में थोड़ा थोड़ा सेंध सब में है। गुर्जर भी नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, थोड़ा सा दारा सिंह प्रजापति के आने से ओबीसी भी, एक तो प्रजापति समाज का जो उनका अपना है, उसके साथ जो यहाँ पे प्रजापति समाज अन्य ओबीसी को प्रधान बनाता है, ग्राम प्रधान बनाता है वोट दे के अपनी, तो उनसे मांग कर रहा है कि भाई हमें दो। तो इस तरह के समीकरण बने हुए हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेताओं का, सबका मानना ये है जो भी आए कि भाई ये वोट मोदी जी को मिलेंगे। मोदी जी का चेहरा लेके ही सब चुनाव में लड़ रहे हैं।
वर्तमान में प्रत्याशी के मुकाबले मोदी जी का वोट बैंक और चेहरा चुनाव में ज़्यादा है, इसलिए इन्हें उम्मीद है कि हम आराम से पिछली 2 बार की विजय को तीसरी बार में हैट्रिक में बदलेंगे। लेकिन हरेंद्र मलिक भी पिछले 40 साल से राजनीति में है। 1984-85 में वो पहली बार विधायक बने थे और 4 बार विधायक भी रहे। हालांकि वो लोकसभा के 4 चुनाव लड़ चुके, जिसमें 3 मुजफ्फरनगर लोकसभा से और 1 कैराना लोकसभा से, तो 4 बार ही हारे वो। लेकिन पुराने कद्दावर नेता हैं और हर बूथ पे उनके समर्थक भी हैं, तो मुकाबला तो निश्चित रूप से अब की बार बहुत कड़ा है। जैसे पिछली बार 2019 में अजीत सिंह वाला था, तो लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जैसे मोदी जी का विजन है और विकास भी हुआ, विकास खूब हुआ, तो उस हिसाब से हम इस सीट को निकालने में सफल रहेंगे। भले ही मुकाबला कड़ा हो, लेकिन अपनी विजय को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है। उधर हरेंद्र मलिक का जो चुनाव है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन से हैं, उनका जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उनका जो विरोध है पिछले 10 साल में, एंटी कम्बेंसी उनकी है, भाजपा की नहीं, उनको लेके उस पर आधारित है। अगर वो वोट वापस लौट गया फिर तो हरेंद्र मलिक के लिए परेशानी आएगी। लेकिन वो वोट संजीव बालियान से नाराज होकर हरेंद्र मलिक की तरफ पड़ गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी मुश्किल में आ सकती है। इसमें एक चीज और है कि मुजफ्फरनगर में कोई प्रत्याशी आजादी के बाद से, जब से चुनाव हुए, लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीता। लेकिन एक और बात है कि विपक्ष का कोई भी जाट प्रत्याशी आज तक नहीं जीता। यहाँ चौधरी चरण सिंह भी हारे, चौधरी अजीत सिंह भी हारे, अनुराधा चौधरी भी हारी। जाट जब भी जीतता है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही जीतता है। 5 बार 1991 से भारतीय जनता पार्टी ने जाट प्रत्याशी को 6 बार बनाया और 5 बार वो संसद में गया। एक बार केवल 1999 में लोकदल कांग्रेस गठबंधन से, कांग्रेस के प्रत्याशी से भाजपा के सोनबीर सिंह हारे थे। उस समय वो भी लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके थे, 2 बार जीत चुके थे और तीसरी हैट्रिक बनाने से रह गए थे। वही परिस्थिति आज भी दिखाई दे रही है। अब संजीव बालियान हैट्रिक बनाएंगे या विपक्ष का कोई जाट प्रत्याशी पहली बार जीतेगा, ये 4 तारीख को पता लगेगा। ये बड़ा मिथक आपने बड़ा अच्छे समझाया मुजफ्फरनगर को लेके। और आपसे मैं आपका विश्लेषण अगर समझूं, आपके लिहाज से क्या आप लोग को, आपको क्षेत्र में आप जा रहे हैं, उधर ठाकुरों का विरोध, जयंत चौधरी साथ आए, इन सब चीजों को देख के समझे तो क्या लग रहा है? मैं आपको बता दूं, 2024 का चुनाव मुजफ्फरनगर की हॉट सीट है। संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक आमने सामने है। दारा सिंह प्रजापति बसपा से लड़ रहे हैं, हालांकि वो मेरठ से है, मेरठ से आकर यहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो दोनों लोकल मंत्री है उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। 6,70,000 के करीब मुस्लिम वोट है, मुस्लिम और दलित 2 लाख के करीब दलित है, 1 लाख वाल्मीकि है। जहाँ ये तीनों चले जाएंगे वो चुनाव जीती जाएगा। कारण क्या है, अभी दो दिन पहले मायावती जी की रैली हुई है, टोटल दलित समाज के लोग वहाँ थे, भारी संख्या में 8-10 हज़ार के करीब भीड़ थी, और प्रजापति समाज भी था। मुस्लिम समाज कम देखने को मिला है। वहीं कल अखिलेश जी आए हुए थे बगरा में, तो वहाँ मुस्लिम की तादाद ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ जहाँ गए चुनाव में 3 बिरादरी काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई। विरोध की बात अगर है तो ठाकुरों में भी विरोध है, सैन्य समाज में भी विरोध था। ठाकुरों को बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी जो कि 2 बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, गृह मंत्री जी आकर यहाँ जाटलैंड कह चुके हैं। उससे भी कुछ लोगों के बीच में नाराज़गी है कि जाटलैंड केवल जाटों की नहीं है, और भी समाज खेती करता है। और उसके बाद कल नायब सैनी यहाँ मुख्यमंत्री हरियाणा आए, सैनी में कुछ विरोध था, तो वो विरोध शायद नायब सैनी जी के आने से खत्म होगा। तो दोनों में टक्कर है। अब ये तो 4 जून को ही पता लगेगा कि कौन जीतेगा। बिल्कुल, लेकिन ये अहम चीज है क्योंकि जनसभाओं से मंत्री हो या नेता तमाम जो है वो अपना आकलन कर लेते हैं, उसी को आकलन को समझ रहे हैं। मैं जयंत चौधरी पे थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी यहाँ अभी गठबंधन में आए, इनके पिताजी अजीत सिंह चुनाव हारे और करीब 6500 के आसपास, जो 6200 के आसपास वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो खतौली का जो इलाका है, यानी जो सरधना का जो इलाका, चौबीसी का जो इलाका है, वहां जाकर 21,000 की जो पीछे चल रहे थे संजीव बालियान, वो वहां जाकर पूरा किया और करीब 6200-6300 वोटों से वो चुनाव जीत भी गए। तो अब जो सीधी चीज है, आपको जयंत चौधरी के आने से वो जो ठाकुरों की नाराजगी, वो भरपाई यहाँ होती हुई आपको दिखाई दे रही है? अगर ठाकुर नाराज होते हैं जिस लिहाज से अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, वो ठाकुर राजपूत का विरोध अलग बात है। अगर हम जयंत चौधरी की बात करें,
तो निसंदेह जयंत चौधरी के आने से, गठबंधन होने से भाजपा को फायदा होगा। गांव-गांव में फायदा उसका दिखाई भी देगा आपको और नजर भी आ रहा है। तो गठबंधन से कोई नुकसान नहीं है भाजपा को, फायदा ही है जयंत चौधरी के आने से। वो भरपाई आपको लग रहा है कि जो अगर नुकसान ये होता दिखाई देता है तो वो होगी? लेकिन नुकसान तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस बार केवल आप राजपूत की बात मत करो, हर बिरादरी में त्यागी समाज भी थोड़ा नाराज है, दलितों में भी नाराजगी है, थोड़ा पिछड़ों में भी नाराजगी है, प्रजापति का तो प्रत्याशी लड़ रहा है। तो तमाम इस बार जो थोक वोट भाजपा को परंपरागत वोट पड़ता था वो इस बार नहीं पड़ने वाला जो नजर आ रहा है। अब मतदान में क्या हो, वोट प्रतिशत कितना पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जो समीकरण नजर आ रहा है हर जाति में मतों का विभाजन है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि कहाँ किस तरफ जाए, कल बदल जाए, कल और विरोध हो जाए, तो अभी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन पुरानी अगर हम चीज़ों को, इतिहास को टटोलते या समझते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ा पीछे अगर बैकग्राउंड में जाए समझेंगे। मैं आपसे थोड़ा सा पीछे अगर जाऊं, संजीव बालियान के चुनाव में 14 में जो स्थिति थी, 14 में कहीं मोदी लहर, उस समय तो कहा जा रहा था कि कोई भी चुनाव लड़ जाए तो वो जीत रहा था। ऐसे ऐसे लोग नेता बन गए जो जिनका राजनीति में कोई नहीं, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान उस समय मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उनका नाम बड़ा हाईलाइट हुआ। वो कह रहे 14 में स्थिति थी, वही स्थिति आज कह रहे बार बार बयानों में कि आज भी वो स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आपको लगता है कि वो स्थिति है 14 वाली आज? नहीं, देखिए 14 वाली स्थिति तो नहीं है, 2019 वाली भी स्थिति नहीं है। 2024 की स्थिति बिल्कुल अलग है, अलग थलग है। क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें तो उस समय दंगा हुआ था, और दंगा जब हुआ था तो यहाँ के लोग त्रस्त हो गए थे, चाहे वो किसी भी समाज से था। वो उस समय इतने त्रस्त थे कि उस समय उन्हें विकल्प यही था कि भाजपा से अलावा उनकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। वही कारण था कि वो बहुत अधिक मतों से जीत के यहाँ पर संजीव बालियान उस समय आ गए थे। 2019 में उनके सामने दिग्गज नेता चौधरी अजीत सिंह खड़े थे, उस समय भी स्थिति दूसरी थी। चौधरी अजीत सिंह ने उनको टक्कर भी दी, कुल 6200 वोटों से जीते थे, और वो भी सरदना विधानसभा की वजह से जीते थे। अब भी वही है, अगर सरदना विधानसभा ही महत्वपूर्ण है उनके लिए, संजीव बालियान का जो मुकाबला है वो यहाँ पर जो लोकसभा का जो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो सरदना विधानसभा से आता है। और सरदना विधानसभा से 24 के ठाकुर जो है वो नाराज़ हैं। ना वहाँ के ठाकुरों को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े नेता भी वहाँ पर अपनी रैली कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी वहाँ पर आकर अपनी रैली कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जो है 2 बार वहाँ पर आ चुके हैं, वो भी अपनी रैली कर चुके हैं। लेकिन अभी जो वहाँ का जो विरोध है राजपूतों का वो देखने को अभी भी मिल रहा है। और रही बात दूसरी, यहाँ पर मुस्लिम भी अभी नाराज़ है, मुस्लिम में भी 3 जगह बटेगा। उधर जाट भी, ये नहीं है कि जाट नाराज़ नहीं है, संजीव बालियान के चेहरे से जाट भी नाराज़ है, भले ही विकास किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा जाट भी नाराज़ है। लेकिन गठबंधन के आने की वजह से थोड़ा जाट फिर एक बार डाइवर्ट हो गया है भाजपा की ओर। तो कुल मिलाकर हम मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बहुत अत्यंत कड़ा है, और दोनों ही हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के मुकाबले, और जो जीत होगी वो बहुत ही थोड़े अंतर से दोनों की जीत होगी। जीत जो है बहुत ज्यादा अंतर से नहीं, इसलिए चुनाव कहा जा रहा है गस्से का चुनाव है। मैं आपसे समझ लेता हूं कि 24 में अगर थोड़ा सा समझे, क्योंकि पंचायत अब है, उस पंचायत में कुछ लोग विरोध में है तो कुछ लोग पक्ष में भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे सभी के सभी। लेकिन इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्योंकि संजीव बालियान कहते हैं कि शिखंडी है कोई, ये संगीत सोम का नाम भी बड़ा उभर के सामने आ रहा है ना। देखिए 2022 में मुजफ्फरनगर से लगती 2 सीटों पे, एक तो मुजफ्फरनगर लोकसभा की है, हालांकि मुजफ्फरनगर जिले में नहीं है, सरदना, और उधर थाना भवन, ये भी मुजफ्फरनगर जिले का ही पार्ट था और मुजफ्फरनगर लोकसभा से लगता। दोनों पे बढ़िया ठाकुर दोनों चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो इधर से सुरेश राणा हारे, उधर से संगीत सोम हारे। तो मैसेज उस समय हारने के बाद जो समीक्षा दी, और कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई जाट वोट उन्हें नहीं मिला या कम मिला, जिस वजह से वो चुनाव हार गए। तो उसके बाद ये मैसेज हुआ कि संजीव बालियान केंद्र में मंत्री होते हुए भी जाट वोट नहीं दिलवा पाए। ये प्रचार उस समय शुरू हुआ था सरदना से, सुरेश राणा ने इतना नहीं करा था, लेकिन सरदना शुरुआत देखते 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 अब पूरे उत्तर भारत में राजपूत बिरादरी भाजपा के विरोध में खड़ी हो गई। टिकट वितरण के बाद जनरल बीके सिंह का टिकट कटा, उधर उससे पहले राजस्थान में वसुंधरा राजा सिंधिया का नाम काट दिया था बिल्कुल। उसके बाद कुछ जो टिकट वितरण हुए तो ये मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ठाकुरों के टिकट राजपूत बिरादरी के कम कर दिए। उधर पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बात कह दी थी, जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको लेकर बड़ा जबरदस्त राजपूतों में रोष है। तो ये केवल सरदना तक नहीं रहा, ये पूरे उत्तर भारत में पहुंच गया राजपूत बिरादरी का विरोध। हालांकि यहाँ पे योगी जी ने कमान संभाली, जब 7 तारीख की पंचायत हुई राजपूत बिरादरी की ननौता में, उसके बाद से बिल्कुल भाजपा में भगदड़ की स्थिति रही।
उसके बाद डैमेज कंट्रोल की बात आई, योगी जी खुद आए, रारधना में आए, संगीत सोम को साथ भी लिया। उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तो और जो संगीत सोम से अलग सरदना में टिकट मांगने वाले थे, उन्हें आश्वासन भी मिले, तो वो फिर जुटे। तो जैसी स्थिति 7 तारीख में खराब थी, वो धीरे धीरे पलटी। और जब एक पंचायत में सिसोली में हुई थी, जो सरदना की सिसोली में, वहाँ पे हरेंद्र मलिक को जिताने की अपील की गई, तो फिर सपा और भाजपा में बटे ठाकुर राजपूत बिरादरी, और भाजपा की स्थिति धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई। अब 24 का मामला यह है कि अगर राजपूत बिरादरी के वोट नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में, या कम मिले, तो इसका नुकसान योगी जी को उठाना पड़ेगा। योगी जी ने इस पे कहा भी है एक तरह से। और कल राम जन्म का वो है, रामनवमी महोत्सव है, और रामचंद्र जी अपने को परिचय देते हुए क्षत्रिय ही बताते हैं। जब परशुराम जी को परिचय देते हैं स्वयंवर में, तो क्षत्रिय हमेशा रामचंद्र जी के पूज के अनुयायी रहे, रामचंद्र जी की पूजा करने वाले रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कल जब रामचंद्र जी को सूर्य तिलक होगा, तो स्थिति बहुत पलट जाएगी, और 19 तक जब मतदान केंद्र पर लोग जाएंगे, तो वापसी जो 2019 या 2014 में थी, वो मतदाता वापस आएगा। तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव और स्ट्रेटेजी बनी हुई है। और स्थिति ऐसी दिख रही है कि भाई चुनाव 2 में ही सिमटेगा आखिर में। बहुजन समाज पार्टी की तरफ क्योंकि मुस्लिम नहीं जा रहा, और बात हमारी भी मुस्लिमों से बहुत हुई, उनका मानना यह है कि मायावती जी पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्योंकि सरकार बना चुकी, तो ये उम्मीद है कि अगर हमने जिता दिया और एनडीए को कमी पड़ गई, तो हो सके एनडीए का समर्थन कर दें। तो ये मुस्लिमों को विश्वास अभी जीत नहीं पाई बहुजन समाज पार्टी। टिकट तो बहुत अच्छे दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हो रहा। वेस्ट यूपी के मायावती जी के टिकट जो हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान है, इंडी गठबंधन को कम है। जो भी टिकट है, उधर अमरपाल शर्मा जी का वहां से है, बागपत से, इधर यहाँ पे योगेश वर्मा के खिलाफ दिया उन्होंने, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मतलब ऐसे कुछ टिकट बिजनौर में दिया जाट को, तो कुछ टिकट ऐसे हैं जिनसे एनडीए गठबंधन को ज्यादा नुकसान है, इंडिया गठबंधन को नहीं है। तो उन्होंने ये मिथक बदल जो हो चुका है कि भाई भाजपा के साथ है, बी टीम है, वो तोड़ने की कोशिश की टिकटों में। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन जब तक मुस्लिम बसपा की तरफ नहीं आता, जब तक वो मुकाबले में आने के नहीं आएगी। मतलब दाल कहीं जो है गलती नहीं दिखी। मेन हार जीत जो है वो सपा और भाजपा के बीच ही रहेगी, कड़े मुकाबले में रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, और तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। इसका 2 चीजें साफ तौर पर निकल कर सामने आई, जिसमें पहली तो चीज यह है कि इस बार का जो चुनाव है, बड़ा कांटे का चुनाव है। इस बार यहाँ पर जीत हार का जो अंतर है, वो बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है। दूसरी जो बड़ी चीज निकल कर आई है, यहाँ जो नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नुकसान भी कर सकती है। और एक अलग जो चीज निकल कर आई है, इस बार कांटे की टक्कर यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही होने जा रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि मायावती इस बार जो उन्होंने अपना गणित सेट किया है, जो यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग की थी, वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो नुकसान तो जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी वो चुनाव में यहाँ पर अभी मुजफ्फरनगर की सीट पर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अभी 19 अप्रैल में जब वोट डाले जाएंगे, कुछ स्थिति परिस्थिति तब भी क्लियर होगी, लेकिन माहौल यहाँ मुजफ्फरनगर सीट को लेकर वो पूरी तरह से अभी टाइट है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट।